देखो ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है तुम्हारा, उसके एक शब्द में उत्तर वाले क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्रुवों पर। इसका आंसर जी का मान, स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है ध्रुवों पर। दूसरा प्रश्न है एसआई पद्धति में कैपिटल जी का मान कितना होता है। एसआई पद्धति में यहाँ पर कैपिटल जी का मान बताना है। तो एसआई पद्धति में जो कैपिटल जी का मान है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ -11 है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका उत्तर हुआ कैपिटल जी का मान। फिर जो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार कहाँ शून्य हो जाता है। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होने का कारण ये है, जैसे जो भार का सूत्र होता है F इज इक्वल टू एम इंटू जी, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, तो जो F बराबर होता है वो क्या हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण के बीच संबंध लिखिए। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम कैपिटल आई से दर्शाते हैं, और जो गुरुत्वीय त्वरण है इसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही इन दोनों का संबंध है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण एक दूसरे के बराबर होते हैं, आई इज इक्वल टू जी। अब अगला क्वेश्चन है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, मतलब दो द्रव्यमान हैं उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। तो देखो इसको करके देखते हैं। जैसे ये दो वस्तुएं हैं ये, और अभी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए तो इस कंडीशन में जो इनके बीच में एफ लगेगा वो कितना होगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये m1 है और यहाँ पर ये m2 है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब अगर इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, मतलब जहाँ r है r की जगह 2r ले लिया जाए, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन 2r होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और ये क्या हो गया यहाँ, फोर्स F2। तो अब द्रव्यमान वही है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, F1 अपॉन F2 ये क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 अपॉन 2r
का होल स्क्वायर। तो अब आगे चलकर ये होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ भाग के स्थान पर गुणा करेंगे संख्या पलट जाएगी, यहाँ हो जाएगा 4r² कैपिटल जी m1 इंटू m2। तो ये पूरी राशि कैंसिल हो जाएगी, r² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, f1 अपॉन, एक मिनट, f2 बराबर 4/1। मतलब ये हो जाएगा कि अब अगर यदि हम इसको पलट दें f2/f1 कर दें तो ये हो जाएगा 1/4। मतलब दो वस्तुएं अगर उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान वही रहें, तो उस स्थिति में उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर ये होगा F1। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना रह जाएगा, उनके बीच का 1/4 रह जाएगा। तो ये जो प्रश्न है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 या 1/4 गुना रह जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो स्मॉल जी के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर देती है तो जो स्मॉल जी का मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमें बताना है। तो ये इस तरीके से होगा कि जो जी डैश होता है ये होता है स्मॉल जी माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्ब्डा। तो अब अगर पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो जो ओमेगा स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। और इसका मान 0 होने से यहाँ क्या बचेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, क्योंकि ये पूरी राशि 0 हो जाएगी यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी। तो जो घूर्णन करने के बाद जो जी डैश का मान है वो जी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर इस जी का मान इसके बराबर, मतलब पहले भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, लेकिन यदि घूर्णन करना यदि बंद कर दे पृथ्वी तो यहाँ पर इसका मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा जी का मान बढ़ जाएगा जी, और ये मान भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई अथवा गहराई में जाने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी की सतह से चाहे हम ऊंचाई पर जाएं अथवा गहराई पर जाएं, स्मॉल जी के मान में कमी आती है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा स्मॉल जी के मान में कमी आएगी। स्मॉल जी का मान यहाँ पर कम हो जाएगा, चाहे ऊंचाई पर जाएं या पृथ्वी से गहराई पर जाएं, स्मॉल जी के मान में कमी आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान है उसमें हम देखते हैं कि उसमें केवल स्मॉल जी होता है और आर होता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर वो बिल्कुल निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करेगा कि वो
कैपिटल आर मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई पर वस्तु जाएगी उस पर निर्भर करेगा। तो यह पृथ्वी सतह से पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ना वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और ना उस दिशा पर निर्भर करेगा जिस दिशा में इसको फेंका गया है। ये निर्भर करेगा पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंका गया है। फिर है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में पूरा करती है। यदि इसके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो नया परिक्रमा काल इसका कितना होगा? तो इसका जो नया परिक्रमा काल होगा वो होगा 2√2 ईयर्स। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी होती है? ये होता है, इसका उत्तर होगा E = -1/2 कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R, जहाँ कैपिटल M क्या है? ग्रह का द्रव्यमान है। स्मॉल m क्या है? उस उपग्रह का द्रव्यमान है जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है। और R क्या है? उस उपग्रह की दूरी है उस ग्रह के केंद्र से। जैसे ये मान के चलो कोई ग्रह है और ये उसका कोई उपग्रह है जो इसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इसकी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ इसके केंद्र तक, यहाँ तक की दूरी ये कहलाएगी R। तो ये R जो है ये है, तो इस पर निर्भर करेगी उसकी दूरी। R ये है, कैपिटल M ये है और स्मॉल m ये है। तो किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होगी वो इतनी होगी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग का मान है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान इतना होता है। फिर अगला है एक कृत्रिम उपग्रह से एक पिंड छोड़ा जाता है, क्या वह पृथ्वी पर तुरंत गिरेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि कृत्रिम उपग्रह से अगर किसी पिंड को छोड़ा जाता है तो वह पिंड भी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वहाँ से पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। अगर कृत्रिम उपग्रह से किसी पिंड को छोड़ा जाता है तो वो पिंड भी स्वतंत्रता पूर्वक फिर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। अगला है कृत्रिम उपग्रह में कोई ईंधन नहीं होता, फिर भी वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, क्यों? क्योंकि उसको परिक्रमा करने के लिए या वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। और ये अभिकेंद्रीय बल जो होता है उस ग्रह और कृत्रिम उपग्रह के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। इस अभिकेंद्रीय बल के कारण वह बिना ऊर्जा खर्च किए चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ।